बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तानी मुसलमान और आईन हिंद इस सीरीज़ की दूसरी किस्त और इसका दूसरा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस दूसरे एपिसोड के लिए जो टॉपिक और उन्वान तय किया गया है वो है हिंदुस्तानी निज़ाम क़ानून। इस मौजू के तहत हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर क़ानून किस तरह से काम करता है, अदालतें किस तरह से काम करती हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो कभी कभी हमारी लेन देन होती है, हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या ये कि आदमी अपना घर बनवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, या ये कि कहीं पर किराए पर रहता है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनमें तनाज़ा हो जाता है। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ में, मामलात में तनाज़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, आपस में बात नहीं बनती है, सुलह समझौता आपस में नहीं कर पाते हैं, तो अदालत में जाना पड़ता है, कोर्ट पहुंचना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि आदमी को किस कोर्ट में जाना है। लोग वकीला से इस सिलसिले में मशवरा करते हैं और वो बता देते हैं, लेकिन इस सिलसिले में हमें जानना भी चाहिए कि हमारा जो हिंदुस्तानी निज़ाम क़ानून है, जो लीगल सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। हमारे जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, हमारे इस तरह के जो तनाज़ात हैं, जो सर्विस से रिलेटेड हैं या इसी तरीके से किराए पे रह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इशू हो गया, या इसी तरीके से हम कोई सामान ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया, तो हम किस अदालत का रुख करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमको आमतौर पर मालूम है कि हमारे मुल्क की अदलिया इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और भी कचहरी है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना बोलते ही हैं, हम ये समझते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत बुनियादी तौर पर समझना चाहिए कि आईन हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 124 से आगे अदलिया के ताल्लुक़ से बात की गई है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। सबसे अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ आएँ तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जो पूरे मुल्क के लिए है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, अदालत आलिया, ये हर सूबे के लिए है। ऐसा भी है कि दो सूबों के लिए मिला करके एक ही हाई कोर्ट को रखा गया है, छोटे सूबे हैं। ऐसा भी है कि एक ही सूबा बहुत बड़ा है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर असल तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन उसी के एक बेंच लखनऊ में भी है। तो क्या हमारा जो भी डिस्प्यूट हो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुँच जाएँ? ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसी तरीके से कहीं पर कोई जुर्म हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, उस क्राइम से रिलेटेड क्या होता है उसको सबसे पहले हम और आप जो जानते हैं वो FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी जो भी जुर्म हुआ है उस जुर्म के ताल्लुक़ से करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा कर के ये इत्तला देना कि इस तरह का जुर्म यहाँ पर हुआ है, इसको देखा गया है, या इस तरीके से ये बात है। लेकिन जो भी मामलात हों, छोटे मोटे मामलात हों, डिस्प्यूट हों, हर मामले में FIR नहीं होती है। एक बात तो ये जानने की है। हम पहले बात कर रहे हैं कि जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, तनाज़ात हैं, जो हमारे आपस में लेन देन के ताल्लुक़ से होते हैं, कर्ज़ और उधार के ताल्लुक़ से होते हैं, रेंट घर पर रहने और उसको खाली करने के ताल्लुक़ से होते हैं, ज़मीन किसकी है और किसकी नहीं है इसके ताल्लुक़ से होते हैं, तो ये हम कहाँ लेकर के जाते हैं, हमें ये जानना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर रहा था कि आईन ने इस तरह से गोया कि अदालतों को एक दर्जाबंदी के साथ रखा है, जिसको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बोलते हैं। अदालतों की दर्जाबंदी इस तरीके से रखी है कि कौन सा केस कहाँ पर जाएगा ये बात सबको मालूम हो जाए। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद
मुख्तलिफ सूबों के लिए हाई कोर्ट्स हैं और फिर हाई कोर्ट से नीचे ज़ैली अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। अब लोअर कोर्ट्स में क्या है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, इस तरह से जो बड़े शहर हैं, इन शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं। और जो छोटे शहर हैं यानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटे लेवल पे हैं, उनके लिए एक सिलसिला तो सिविल कोर्ट्स का है और एक क्रिमिनल कोर्ट का है। सिविल कोर्ट्स में हमारे ये जो डिस्प्यूट्स हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया कि सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, घर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इस तरह की चीज़ें ये सिविल कोर्ट्स में जाती हैं। और बाकी कहीं किसी ने किसी को मारा और ज़ख्मी कर दिया, या किसी का मर्डर हो गया, या किसी के घर में चोरी हो गई, या किसी की ज़मीन पर फोर्सफुली ताकत के साथ किसी ने कब्ज़ा कर लिया, या ये कि लूटपाट हो रही है, तो इन सब इश्यूज़ में क्रिमिनल कोर्ट्स में जाया जाता है। तो ये जो कोर्ट्स की हायरार्की है वो हमें समझनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मालियात से मुताल्लिक़ और ज़मीन जायदाद के झगड़े से मुताल्लिक़ जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे ये देखने की ज़रूरत है। तो इसमें अदालतों का दायरे इख्तियार तय कर दिया गया है। एक तो ये कि बोलते हैं पिकोनियरी जुरिस्डिक्शन। पिकोनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कितने माल का या किस मिक़दार में जो है वो पैसे का हिसाब होगा तो वो कौन सी अदालत में जाएगा। मिसाल के तौर पर लोअर कोर्ट में भी सबसे नीचे जो मुंसिफ कोर्ट्स हैं, मुंसिफ अदालतें हैं, मुंसिफ की अदालतें हैं, जूनियर डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो सीनियर डिवीज़न होता है, फिर उसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो एक हिसाब रखा गया कि 3 लाख तक के जो मामलात होंगे, यानी 3 लाख का जो डिस्प्यूट होगा यहाँ तक, वो किसके पास पहुँचेगा, वो पहुँचेगा जूनियर डिवीज़न के पास, कचहरी में पहुँचेगा। उससे ऊपर का जो डिस्प्यूट है 3 लाख से 15 लाख तक, वो किसके पास पहुँचेगा, सीनियर डिवीज़न के पास पहुँचेगा। 15 लाख से ऊपर कितना भी हो वो कहाँ पहुँचेगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुँचेगा। तो ये सिविल कोर्ट्स का सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर जो है वो सीनियर डिवीज़न होता है, फिर जूनियर डिवीज़न होता है। लेकिन बात करें अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो क्रिमिनल कोर्ट में नीचे से जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, फिर जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। तो ये दोनों सिस्टम चलते हैं, एक सिविल के लिए और एक क्रिमिनल के लिए। तो जिस तरह का भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स में जाया जाता है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्ट्स बनाए गए हैं। हम कभी नाम सुनते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का, यानी कोई जुर्म हो गया, उस जुर्म में बहुत तेज़ी के साथ निपटारा करना है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं। स्पेशल कोर्ट्स अलग अलग मैटर्स के लिए, जैसे जो है वो मार्शल कोर्ट्स होते हैं यानी फ़ौजियों के लिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कभी कि जो है वो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ये भी गोया कि मखसूस अदालतें होती हैं। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, रेलवे क्लेम से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, डेप्ट रिकवरी यानी कर्ज़ की वसूलियाबी के लिए किसी ने कर्ज़ा ले रखा है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो ये गोया कि स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं ये कैसे काम करेंगे, इनके लिए सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया, मजमूए ज़ाब्ते दीवानी। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कैसे काम करेंगी, वो कैसे फ़ैसले वहाँ पर करेंगे, वहाँ पर कैसे केसेस लिए जाएंगे और किस तरीके से उनका निपटारा होगा, उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना दिया गया, मजमूए ज़ाब्ते फ़ौजदारी। अब ये दोनों अलग अलग, यानी एक इस साइड में एक साइड में दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की ख़ास तौर पे, तो उनके लिए न तो CPC है और न CRPC है, यानी न सिविल प्रोसीजर कोड है और न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसमें एक है कि चूँकि जो भी मामलात अदालत तक पहुँचते हैं वो एविडेंसेस की बुनियाद पर, शहादतों और गवाहियों की बुनियाद पर उनका फ़ैसला होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी है
कि गवाही कैसे ली जाएगी, गवाही का एतबार कैसे होगा, गवाही किस किस तरह की होती है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। फिर उसमें अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद अब ये हो गया है कि जो आपके डिजिटल साइन हैं उसका क्या एतबार होगा, कैसे उसको समझा जाएगा। तो आईटी एक्ट भी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है अदालतों के लिए, इसलिए कि डिजिटल इंडिया ये नारा भी दिया गया और वाकई बहुत हद तक हमारा इंडिया इसमें तरक्की भी कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, उनके लिए बेसिकली क्या है, आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील भी किया है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर ज़मीन, जायदाद, सर्विस, इस तरह के जो तनाज़ात हैं उनके लिए कहाँ पर जाया जाएगा, सिविल कोर्ट्स में। और जो क्राइम्स हैं, मर्डर है, रेप है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स में जाया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट्स में कि 3 लाख का केस कौन देखेगा, 3 लाख से ऊपर 15 तक कौन देखेगा, 15 से ऊपर का केस है तो कौन देखेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाकर के बात ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ, और फिर उसके बाद अपेलेट जुरिस्डिक्शन के साथ हैं। यानी जो बात यहाँ पर नहीं साफ हो पाती है, आदमी जो सिविल कोर्ट्स में मुकदमा दायर करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी जो है अपील होती है, फर्स्ट अपील जो होती है वहाँ पर होती है। यानी ये कि एक पार्टी है जो सिविल कोर्ट्स में जो ज़ैली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, उसके फैसले से मुतमईन नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी मुतमईन नहीं होता है वो फिर कहाँ जाता है, वो हाई कोर्ट में जाता है। तो सिविल कोर्ट्स से जो इश्यूज़ होते हैं मुताल्लिक़, वो भी हाई कोर्ट में अपील में पहुँचते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स बंद कर दिया जाता है जेल में तो उसको ज़मानत के लिए नीचे से ज़मानत अगर उसको नहीं मिलती है, जिस तरह भी उसने क्राइम कर रखा हो, जो बड़े क्राइम्स हैं 7 साल या उससे ऊपर की जिसमें सज़ा है, वो जो है बेसिकली सेशन कोर्ट के ज़रिए से देखे जाते हैं। तो सेशन कोर्ट कोई भी फ़ैसला कर सकता है, डेथ पेनाल्टी भी दे सकता है और जो है वो फांसी की सज़ा भी दे सकता है। जैसे भी जुर्म होगा उसके एतबार से, जराइम के एतबार से गोया कि दर्जाबंदी की गई है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो उससे कम की सज़ा दे सकता है, और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 2 साल तक की सज़ा दे सकता है। तो गोया कि जुरिस्डिक्शन या दायरे इख्तियार सबका तय है, और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का इशू होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। बात ज़मानत की भी आई कि ज़मानत के लिए हम क्या करते हैं, ज़मानत कहाँ पर होती है। सिविल कोर्ट्स में ज़मानत का मसला नहीं होता है, ये क्रिमिनल कोर्ट का मैटर होता है। तो एक है मजमूए ज़ाब्ते दीवानी, इसका नाम आपने सुना होगा कि दीवानी मुकदमा आदमी लड़ रहा है, यानी वो है जो सिविल से रिलेटेड है। और एक है मजमूए ज़ाब्ते फौजदारी, ये क्रिमिनल से रिलेटेड है, तो क्राइम से रिलेटेड है। तो ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है, ये भी समझना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, एक आदमी ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी, पैसा नहीं दिया, एक ने किसी से कर्जा लिया, कर्जा अदा नहीं किया, एक है किसी के घर में रह रहा है और फिर वो घर को खाली नहीं कर रहा है, इविक्शन का इशू आ रहा है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन बाकी जो इश्यूज़ हैं, मर्डर का है, रेप का है और दूसरी चीज़ों का है, वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। अब उसमें जिस तरह की सज़ा होगी, किसी जुर्म की सज़ा 1 साल 2 साल है, 6 महीने की है, कम से कम 1 दिन की भी सज़ा है, तो वो जो है क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सा केस कहाँ पर जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कानून जो है वो 2 तरह के हैं। एक कानून तो वो है जिसमें हुकूक की बात कही गई है, आपके राइट्स क्या हैं, और आपके राइट्स हैं तो दूसरे की ड्यूटी क्या है। तो जो हुकूक की और ज़िम्मेदारियों की बात है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात है, वो आम कवानीन में भी है। लेकिन एक बात ये आती है कि बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके लिए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही है, उसके लिए आम अदालतें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर नौकरियों में बराबरी की बात आईन ने कही है, जैसा कि इससे पहले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि भाई मौक़े के एतबार से, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वलिटी रहेगी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक यहाँ पर दिया गया है। अगर उस
राइट का, उस कानून का गोया कि मिसयूज़ हो रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में दुरुपयोग हो रहा है, आपको आपके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो आप या तो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और या फिर बाज़ केसेस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन से हुकूक हैं। मैं बात कर रहा था कि दो तरह के कवानीन हैं, एक वो हैं जिनको सब्सटेंशियल लॉ कहा जाता है, एक वो है जिसको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। सब्सटेंशियल लॉ में राइट्स एंड ड्यूटीज़, हुकूक और ज़िम्मेदारियों को बताया जाता है, और जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें उन हुकूक को हासिल करने का तरीक़ा क्या होगा वो बताया जाता है। तो जो सिविल से रिलेटेड जो है हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए सिविल ज़ाब्ते, मजमूए ज़ाब्ते दीवानी है, और जो क्रिमिनल से रिलेटेड हैं उनके लिए मजमूए ज़ाब्ते फ़ौजदारी है। अब एक नाम जो सबसे ज़्यादा आमतौर पे सुना जाता है, जिस भी वजह से सुना जाता हो, मजमूए ताज़ीरात हिंद की दफ़ा इतने के तहत ये सज़ा दी जाती है, IPC, इंडियन पीनल कोड। ये 1860 में बनाया गया। इसमें यह बताया गया है कि कौन सी चीज़ जुर्म है, कौन सी चीज़ जुर्म के दर्जे में है और कौन सी चीज़ जुर्म के दर्जे में नहीं है। यानी जिसको कानून ने बता दिया कि ये जुर्म है, डिफ़ाइन कर दिया, ये ऑफेंस है, वो ऑफेंस होगा, वो जुर्म होगा। तो उसी में जो मजमूए ज़ाब्ते फ़ौजदारी के तहत जिसको हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, IPC है, इंडियन पिनल कोड, मजमूए ताज़ीरात हिंद। उसमें बताया गया है, मिसाल के तौर पर चोरी है, तो चोरी कब कहेंगे, चोरी का तसव्वुर क्या होगा, थेफ्ट कब कहेंगे। इसी तरह रॉबरी है, डकैती है, ये कब कहेंगे। इसी तरीके से एक बात ये आती है कि एक शख्स है, वो किसी के घर में जाकर के चोरी करता है और दूसरा आदमी पीछे से खड़े होकर के सिर्फ देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, वो मदद कर रहा होता है। तो दोनों पहले से तय करके आते हैं, इसको कॉमन इंटेंशन की बात कहते हैं। फिर इसी तरीके से एक ही मकसद के तहत कुछ लोग जमा हो जाएं, अनलॉफुल असेंबली हो जाए, तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, एक मकसद के लिए जमा होते हैं, कानून को तोड़ने के लिए जमा होते हैं, अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं उसको, गैर कानूनी जमाव या जमावड़ा। तो उसकी जो है इजाज़त नहीं है, जब मना कर दिया जाए कि नहीं जमा होना है तो नहीं जमा होना है। तो इस तरह के जो कवानीन हैं बेसिकली उनको जानना ज़रूरी है। फिर हम अब इसके बाद आते हैं कि ये जो IPC है, मजमूए ताज़ीरात हिंद, जिसमें ये बताया गया है कि कब कौन सी चीज़ जुर्म में बदल जाती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया कि एक आदमी चोरी कर रहा है, दूसरा आदमी पीछे से सिर्फ खड़ा हुआ है, देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, एक आदमी दूसरे को मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी मदद कर रहा है। तो जिस तरह ये करने वाला मुजरिम है, इसी तरीके से इसकी मदद करने वाला भी मुजरिम है। तो इसको जो हल किया जाएगा IPC में, ये कौन सा जुर्म बन रहा है और फिर उसके बाद इसकी सज़ा कैसे दी जाएगी, ये IPC बताता है कि कितनी कितनी सज़ा होगी। 1 दिन की सज़ा है, 6 महीने की सज़ा है, साल भर की सज़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे कवानीन हैं इंडियन कि जिनमें यह बताया गया है कि ऐसा करना कानूनी अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंडियन पिनल कोड में मौजूद हो, और भी दूसरे कवानीन बनाए गए हैं, वहाँ पर भी अगर किसी चीज़ को ऑफेंस की और जुर्म की कैटेगरी में रखा गया है, उसके ज़ुमरे में रखा गया है, तो बहरहाल वो जुर्म है, उससे बचना चाहिए। IPC ही में सेक्शन 65 से लेकर के 105 तक जनरल एक्सेप्शन यानी उमूमी इस्तिस्नाआत का कानून है कि आम हालात में तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, यानी जो मुकदमा लड़ रहा होता है, स्टेट। एक बात ये भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जब IPC यानी क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसमें मेन जो पार्टी होती है मुकदमा लड़ने वाली, वो स्टेट यानी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस केस को लड़े। एक आदमी मार दिया गया, उसका कोई नहीं है, या कोई है भी तो भी असल जिम्मेदारी किसकी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी। स्टेट का मतलब हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले सूबाई हुकूमत की वो जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इस तरह का जुर्म हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी पैरवी की जाए, भरपूर पैरवी की जाए। यहाँ तक कि अगर जिसके घर के किसी बंदे के साथ कोई हादसा हुआ है, वो ख़ुद नहीं, मतलब जो है वो अगर FIR नहीं भी करवा रहा है, लेकिन मालूम होता है कि जुर्म है, तो बहरहाल उसमें FIR होगी। FIR दर्ज होने के बाद, या जैसे हेट स्पीच का मसला है,
भड़काऊ बयान का, भड़काऊ भाषण का मसला है, अगर वो कोई देता है तो वो भी उसी में आता है, जुर्म के दर्जे में आता है। और फिर उसके बाद उसके लिए सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जुर्म के होने के बाद पहली इत्तला थाने पे हो रही है और वहाँ से गोया कि पुलिस हरकत में आ रही है। तो इसमें पुलिस का काम जो होता है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का होता है। पहले दर्जे में जब जुर्म होता है तो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन, तहकीक और तफ्तीश का होता है। अब इसमें अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं। कुछ जराइम वो हैं जिनमें मामूली जो सिपाही होता है वो भी तफ्तीश कर सकता है, लेकिन हर जुर्म में हर कोई तफ्तीश करे ऐसा नहीं है। बहुत से जराइम के लिए सब इंस्पेक्टर के दर्जे का होना चाहिए, बहुत से जराइम में उससे भी जो है वो बड़े दर्जे का कोई जो है अधिकारी होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर बुनियादी तौर पर आम हालात में एक आदमी अपने घर पे मौजूद है तो उस आदमी को बिला वजह कोई भी, चाहे वो पुलिस का हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी सबब के अगर कैद कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और उसमें फंडामेंटल राइट्स में भी बेसिकली उसका जो हक है, जो आर्टिकल 21 दफ़ा 21 आइन की दफ़ा 21 आर्टिकल 21 में है, लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात कही गई है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा, हाँ मगर उस सूरत में किया जाएगा जबकि बाकायदा तौर पर इंसाफ पर मबनी कानून हो और उस कानून के तहत उसको गोया कि गिरफ़्तार किया जाए। तो जब भी अगर बिला वजह की गिरफ़्तारी है तो उस सूरत में आदमी हाई कोर्ट भी पहुंच सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। हैबियस कॉर्पस कहते हैं रिट को, आपने नाम सुना होगा, रिट दायर की गई है। तो कई तरह की रिट होती है, उसमें हैबियस कॉर्पस एक रिट होती है कि जिसमें आदमी को बिला वजह कैद कर लिया गया है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आपका एक भाई है जो इतने दिनों से घर ही पे है, मोबाइल भी यूज़ नहीं करता, कहीं आता जाता भी नहीं, और अचानक कोई आता है और उसको गिरफ़्तार करना चाहता है। तो जब आपको पता है कि बिल्कुल इलीगल वे में उसकी गिरफ़्तारी हो रही है तो आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। और जो IPC के बारे में बात कर रहा था, इस पे बुनियादी हुकूक़ पे और एक लंबा और डिटेल्ड लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी हम IPC की बात कर रहे थे कि उसमें एक जो है वो राइट दिया गया है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोया की कोशिश करना। और सिर्फ अपनी जान नहीं, किसी और भी शहरी की जान अगर जा रही है या उसकी इज़्ज़त पे कोई ख़तरा है, किसी औरत की इज़्ज़त पे ख़तरा है, तो उसमें कहाँ तक, किस हद तक आप जा सकते हैं, किस हद तक आप जो है ताकत का और बल का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात IPC में बताई गई है कि अगर किसी औरत की इज़्ज़त ख़तरे में है और आप देख रहे हैं तो फिर एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको बचाने के लिए, अगर वो शख्स सामने वाला नहीं मान रहा है तो उसकी जान तक ले सकते हैं। या ये कि आपकी अपनी जान पर बनाए और कोई यूं ही आपकी जान पर हमला कर रहा हो और कोई उसका जो है वो रीज़न ना बनता हो, तो ऐसी सूरत में सामने वाले के ऊपर आप भी उस हद तक करेंगे अटैक या उस हद तक उसको मारेंगे अपने डिफेंस में, अपनी जान को बचाने के लिए, जब तक कि वो दूर न चला जाए, जब तक कि वो आपकी जान को छोड़ ना दे, चाहे इसमें आपको उसकी जान भी लेनी पड़े। तो ये राइट जो है वो ख़ुद ये हक़ हमारा IPC देता है कि कहाँ तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी अपने आत्मरक्षा जिसको बोलते हैं, वो ये राइट यहाँ पर मिल रहा है। तो आज हमने जो बात की उसका अब हम खुलासा कर देते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी निज़ाम कानून है, बहुत से कवानीन बने हैं, इनमें बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा जो कानून है और सबसे अहम जो है, जो तमाम कवानीन के लिए सरचश्मा है, वो क्या है? आइन है। आइन की रोशनी में फिर पूरा निज़ाम चलाने के लिए कवानीन बने। उसमें दो तरह के कवानीन हैं, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़, हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों की बात की जाती है, और प्रोसीजरल लॉ इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और कोई दुश्वारी पैदा हो तो कैसे इन राइट्स को हासिल किया जाएगा, कैसे हसूल होगा, उस पर बात करता है। तो हमने उस पर गुफ्तगू की। IPC के कुछ दफ़ात के सिलसिले में हमने बात की। राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 95 to 105 बहुत तफसील के साथ एक एक चीज़ दी गई है कि कब किस तरीके से आप अपने इस हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और वो एपिसोड होगा आईन हिंद में बुनियादी हुकूक़ क्या फराहम किए गए हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, और फिर उसमें हमारी अदलिया किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह वो जो है हमारे आइन के ज़रिए फ़राहम किए गए उन हुकूक़ को गोया कि यकीनी बनाती है कि हमें मिल जाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।